हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटिगेंट व्यू में। फ्रेंड्स, वर्ष 2021 समाप्त हो रहा है। नए वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई हो। 2021 की समाप्ति के मौके पर लिटिगेंट व्यू आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के 2021 के जजमेंट आपके लिए लेकर आया है, जो कि पारिवारिक कानून फैमिली लॉ के विषय में है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एडवोकेट द्रक्षा आपसे इस वीडियो में क्रूरता, क्रुएल्टी, आपसी सहमति से तलाक, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, भरण पोषण, मेंटेनेंस जैसे मुद्दों से जुड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट को जो 2021 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं, उनको आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आप ये जान सकें कि 2021 में किस किस तरह के जजमेंट आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट का है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने थलराज बनाम ज्योति मामले में कहा कि पति या पत्नी के खिलाफ उसकी नौकरी को प्रभावित करने के उद्देश्य से झूठा आरोप अगर लगाया गया है, चाहे वह आरोप पति द्वारा पत्नी पर लगाया गया हो या पत्नी द्वारा पति पर लगाया हो, अगर वह दूसरे की नौकरी को प्रभावित करने के उद्देश्य से लगाया गया है तो वह मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पति के आचरण से अगर ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी न किसी रूप में अपनी पत्नी की जो नौकरी है उसको प्रभावित करने के इरादे से ऐसा आरोप लगा रहा है, तो वो मानसिक क्रूरता है। अगला केस हमारा केरल हाई कोर्ट का है। केरल हाई कोर्ट ने इस केस में कहा कि पत्नी के खिलाफ विश्वासघात और बेवफाई का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता के समान है और इस आधार पर कपल को तलाक की मंजूरी दी गई। केरल हाई कोर्ट ने सबिता उन्नीकृष्ण बनाम विनीत दास की एक वैवाहिक अपील को अनुमति देते हुए कहा कि एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे के खिलाफ निराधार और चरित्र हनन का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता का गठन करेगा। अगला केस हमारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अमर सिंह बनाम विमला में कहा कि एक विवाहित महिला को अपने माता पिता के घर में रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता के समान है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद एक विवाहित महिला को अपने पैतृक घर में रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे बिना उचित कारण के अलग रह रही थी। अगला केस हमारा दिल्ली हाई कोर्ट का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सन्नू कुमारी बनाम कृष्ण कुमार में फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस में पत्नी की नौकरी लगने के बाद पति ने उसे कमाऊ गाय के रूप में देखा, तो यह पत्नी के खिलाफ पति के द्वारा एक क्रूरता के समान है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री पारित करके जोड़े के बीच विवाह विभंग कर दिया। कोर्ट ने यह भी देखा कि पति ने दिल्ली पुलिस में नौकरी पाने वाली अपनी पत्नी को बिना किसी भावनात्मक संबंधों के एक कमाऊ गाय के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश थी। अगला केस भी हमारा दिल्ली हाई कोर्ट का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हरीश कुमार बनाम सरिता में पति को तलाक देने से इनकार करते हुए कहा कि पत्नी द्वारा दहेज की मांग और शराब पीने का आरोप लगाना क्रूरता नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों में सामान्य ऊंच नीच होती रहती है, हालांकि ये रिश्ते को खत्म करने का कोई कारण नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने आगे कहा, पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दहेज की मांग करने और शराब के नशे में धुत होने के आरोप उसके चरित्र पर गंभीर आरोप लगाने के लिए इस हद तक नहीं है कि वह उसके प्रति अत्यधिक मानसिक पीड़ा और क्रूरता का कारण बन जाए। अगला केस हमारा केरल हाई कोर्ट का है। केरल हाई कोर्ट ने मनोज बनाम केरल राज्य और अन्य में माना कि यदि कोई पक्ष उस समय दूसरी शादी कर लेता है, चाहे वह पति हो या पत्नी हो, उस समय दूसरी शादी कर लेता है जब पहली शादी की तलाक की डिक्री की अपील जो है वो पेंडिंग है, लंबित है, तो वह आईपीसी की धारा 494 के तहत दिव्य विवाह के अपराध का दोषी नहीं होगा, बशर्ते अगर बाद में तलाक की अपील खारिज हो जाती है। केरल हाई कोर्ट ने इस केस में क्लियर कर दिया कि तलाक की डिक्री पर रोक के दौरान अगर दूसरा विवाह पति या पत्नी कोई कर लेता है तो बाद में अपील खारिज होने पर आईपीसी की धारा 494 दिव्य विवाह के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।
अगला केस हमारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरप्रीत कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में कहा कि यदि कोई विवाहित व्यक्ति अपने जीवन साथी, पति या पत्नी से तलाक लिए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494, जो कि दिव्य विवाह से संबंधित है, के तहत अपराध हो सकता है। हमारा अगला केस सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने सबिता शशांक सिंह बनाम शशांक शेखर सिंह में कहा कि ट्रांसफर याचिका की सुनवाई करने वाली एकल पीठ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पठित हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक की डिग्री पारित नहीं कर सकती है। हमारा नेक्स्ट जजमेंट केरल हाई कोर्ट का है। केरल हाई कोर्ट ने बेनी बनाम मिनी में एक उल्लेखनीय निर्णय देते हुए कहा, जब दूसरे पक्ष ने समझौते के तहत अपने सारे दायित्व पूरे कर दिए हों तो तलाक की संयुक्त याचिका से पति या पत्नी द्वारा एक तरफा सहमति वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायालय ने इसे शार्प प्रैक्टिस कहा, जिसे एक पल के लिए भी सहन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह न्याय वितरण प्रणाली में वादियों के विश्वास को चकनाचूर कर देगी और वैकल्पिक विवाद जो समाधान का तंत्र है उसको मखौल बनाएगी। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के केसेस तो आपने बहुत सुने होंगे और देखे भी होंगे। हो सकता है आपके ही केस में ऐसा हो चुका हो कि जब पति या पत्नी जो है आपस में समझौता कर लेते हैं और उस समझौते के तहत दूसरा पक्षकार अपने सारे दायित्व पूरे कर लेता है। दायित्व पूरा होने के बाद भी जो पति या पत्नी में से कोई एक तरफा समझौते से मुकर जाता है और सहमति वापस लेने के लिए अनुमति मांगता है, तो ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती। केरल हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा 2021 में जजमेंट दिया है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि पत्नियां ऐसा करती हैं, क्योंकि समझौते के बाद उन्हें एलिमनी का पैसा कम लगने लगता है। समझौते में जो वो एलिमनी डिसाइड करती हैं, जब पति उसको दे देता है उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करती और बोलती है मुझे तो इतने नहीं, इससे ज़्यादा चाहिए। तो इस टाइप के जो केसेस हैं वो आम हैं, आप लोगों ने बहुत से सुने होंगे, देखे होंगे। तो केरल हाई कोर्ट का 2021 का ये अच्छा जजमेंट है। केरल हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर संयुक्त याचिका से एक तरफा सहमति वापस लेने की अनुमति अगर दे भी दी गई तो मुकदमेबाजी के विश्वास को चूकनाचूर कर देगी ये, तो इसलिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं भरण पोषण से संबंधित केसेस की। तो भरण पोषण से संबंधित केस में हम सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उर्वशी अग्रवाल और अन्य बनाम इंद्रपोल अग्रवाल में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 एक पिता की अपने बेटे को भरण पोषण देने की बाध्यता उसके बालिग होने पर भी समाप्त नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में माना कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने बेटे को भरण पोषण देने का एक पिता को जो दायित्व है वो बेटे के बालिग होने पर भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इससे उसकी शिक्षा सहित अन्य खर्चों को पूरा करने का जो बोझ है वो उसकी मां पर आ जाएगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि 15,000 रुपये प्रति माह अंतरिम भरण पोषण के रूप में मां को दिए जाए। यह राशि बेटे के बालिग होने की तारीख से लेकर उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने तक और उसकी कमाई शुरू होने तक देनी होगी। अगला जजमेंट हमारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संध्या सेन बनाम संजय जैन में कहा कि आपसी सहमति से तलाक देने के लिए विवाद का होना कोई शर्त नहीं है। अगर पति पत्नी के बीच कोई विवाद भी नहीं है फिर भी वो आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, विवाद का होना कोई शर्त नहीं है। हमारा अगला केस कर्नाटक हाई कोर्ट का है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एजाजुर रहमान बनाम सायरा बानो में कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस केस में माना कि मुस्लिम पुरुष मेहर का भुगतान करने के बावजूद यदि उसकी पहली पत्नी अन्य विवाह नहीं करती है और अविवाहित रहती है और खुद का भरण पोषण करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह इद्दत की अवधि के बाद भी उसके भरण पोषण के प्रावधान करने के लिए बाध्य है। अगला केस हमारा दिल्ली हाई कोर्ट का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उर्वशी अग्रवाल और अन्य बनाम इंद्रपुर अग्रवाल में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सिर्फ इसलिए कि मां भी कमा रही है पति को बच्चों के भरण पोषण से छूट नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि एक पिता का अपने बच्चों के लिए समान कर्तव्य है और ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि केवल मां ही अपने बच्चे को पालने और शिक्षित करने के लिए सारे खर्च का बोझ उठाए। एक पिता भी अपनी पत्नी को मुआवजा देने के लिए बाध्य है, जो बच्चों पर खर्च करने के बाद शायद ही खुद के भरण पोषण के लिए कुछ बचा पाती है।
हमारा अगला केस दिल्ली हाई कोर्ट का ही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शीतल जोशन रॉय बनाम सौम्यजीत रॉय में कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा अवार्ड की गई जो भरण पोषण की राशि है वो यथार्थवादी और उचित होनी चाहिए। अगला केस भी हमारा दिल्ली हाई कोर्ट का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्नल रमनेश पाल सिंह बनाम सुगंधि अग्रवाल में कहा कि यह तथ्य कि पत्नी कमाने में सक्षम है यह अंतरिम भरण पोषण से इनकार करने का आधार नहीं है, क्योंकि कई बार पत्नियां केवल परिवार के लिए अपना करियर छोड़ देती हैं। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह भी कहा, सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य एक ऐसी महिला की पीड़ा और वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए है जो अपना वैवाहिक घर छोड़ चुकी है। अगला केस हमारा केरल हाई कोर्ट का है। केरल हाई कोर्ट ने अपने JW अरागदान बनाम हाशमी NS और अन्य में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि इंटरफेथ मैरिज से पैदा हुए बच्चे को भरण पोषण देने के लिए बच्चे का पिता कानूनी रूप से बाध्य है। अगर हम अपने अगले जजमेंट की बात करें तो अगला जजमेंट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तेरस डोंगरे बनाम अविनाश डोंगरे में माना कि एक पुरुष जो एक महिला से बारे में पूरी तरह से जानता था कि उसकी पहली शादी वैध तलाक के जरिए समाप्त नहीं हुई है, उसे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की कार्यवाही में विवाह के अवैध होने की दलील देने से रोक दिया जाता है। जब कोई पुरुष एक ऐसी महिला से शादी करता है जिसके बारे में वह जानता है कि उसका पहले पति से कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है, तो धारा 125 की कार्यवाही में शादी के अवैध होने की दलील नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स, ये थे 2021 के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।